हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नोट्स देखे। आज हम अगले नोट्स पर चर्चा करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के नोट्स देखें। उससे पहले कल की एक लाइन बच गई थी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वैज्ञानिक परसेल और ब्लॉच ने विकसित किया और जिसका कहाँ पर प्रयोग होता है, कार्बनिक यौगिकों की संरचना निर्धारण में। कार्बनिक यौगिकों की संरचना के निर्धारण में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है और जिसे विकसित करने वाले कौन थे, परसेल और ब्लॉच। तो आज का हमारा टॉपिक होगा नाभिकीय परिरक्षण तथा विपरिरक्षण कि क्या होता है न्यूक्लियर शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग इफेक्ट। तो हम एक परिभाषा देखें। उससे पहले एक पॉइंट है कि किसी भी अणु में उपस्थित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा रहता है और प्रोटॉन के चारों ओर गोलाकार पथ में परिसंचरण करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि मान लो ये प्रोटॉन है, इनके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन प्रोटॉन के चारों ओर गोलाकार पथ में घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे डेफिनेशन देखो कि जब किसी प्रोटॉन पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो प्रोटॉन के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण गोलाकार पथ में घूमते हैं, जिससे प्रोटॉन के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। देखो पहले मैं आपको सब पॉइंट्स पढ़ रही हूँ, फिर डायग्राम से समझाऊंगी। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन के परिसंचरण से जो उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेगा, विरोध करेगा। इससे क्या होगा कि जो अणु में उपस्थित प्रोटॉन है ना, वो कम विद्युत क्षेत्र महसूस करेगा। अतः बंध के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से परिरक्षित करते हैं। अगला पॉइंट है कि बंध के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन के परिरक्षण से प्रोटॉन उच्च क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषण करेगा और बंध के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन का परिरक्षण उस बंध के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के घनत्व पर निर्भर करता है। मुझे पता है ये लाइन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, लेकिन अब मैं जो आपको डायग्राम से बताऊंगी सब लाइनें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ये नोट्स किसी नोटबुक में नोट डाउन करके याद करें तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो होता क्या है कि मान लो ये है हमारा प्रोटॉन। मैं उन सब लाइनों की इस डायग्राम में व्याख्या करूंगी। देखो ये है प्रोटॉन, इनके चारों ओर ये क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हमारी डेफिनेशन में क्या था कि जैसे ही ये मान लो हमारा क्या था, ये प्रोटॉन था, और अब हम क्या करेंगे, ये लगाया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस प्रोटॉन पर हमने क्या लगाया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। याद रखना ये कौन सा ग्रीन लाइन वाला कौन सा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। अब होता क्या है, जैसे ही हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। और ये जैसे ही घूमेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब इन इलेक्ट्रॉनों के घूमने से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अब जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसे क्या बोलेंगे, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हमारी पहली डेफिनेशन क्या थी कि जब किसी प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के घूमने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। तो ये कौन सा है, ये तो हो गया हमारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, और ये कौन सा हो गया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। वो डेफिनेशन हो गई क्लियर। अब देखो अगला पॉइंट हमारा क्या था कि जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या करेगा, उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेगा, विरोध। तो देखो वापस वही, ये प्रोटॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, और हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अभी लगाते हैं। ये देखो ये कौन सा हो गया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र।
तो ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो हमारा प्रोटॉन है वो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गोलाकार पथ में घूमेंगे और जिससे क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कौन सा था, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। अब हमारा पॉइंट ये था कि ये जो उत्पन्न हुआ प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेगा, विरोध करेगा। देखो ये विरोध करेगा, इसका मतलब ये जो अंदर वाला प्रोटॉन है ना, थोड़ा ध्यान से समझना, यही है कि इस प्रोटॉन का ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन के चारों ओर लेयर बन रही है, तो इसका मतलब ये प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं, परिरक्षित कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन, कल हमने देखा था ना कि प्रोटॉन क्या करता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण। कल हमने पूरे एनएमआर में यही देखा था ना कि ये जो प्रोटॉन है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। लेकिन जब इस प्रोटॉन के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन एक लेयर बना देंगे तो ये जो होगा ना वो नहीं कर पाएगा ऊर्जा का अवशोषण। तो क्या ऐसा तरीका है जिससे ये प्रोटॉन ऊर्जा अवशोषित कर ले? तो कुछ नहीं करना है, आपको बस जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं ना उसकी ऊर्जा को बढ़ा देना है। अगर ये निम्न क्षेत्र था यानी 0 हर्ट्ज का था तो आपको क्या करना है, 20 200 ऐसे, मतलब ये तो एग्जाम्पल है, आपको इसकी आवृत्ति बढ़ा देनी है जिससे ये जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण कर पाएगा। हो गया क्लियर? तो देखो सभी लाइन क्लियर हो गई कि बंध के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन के परिरक्षण से क्या होगा, बंध के इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रोटॉन के परिरक्षण से जो प्रोटॉन होगा ना वो उच्च क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषण करेगा, क्योंकि निम्न में तो कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे। तो क्या करेगा, अगर हम उस क्षेत्र को ऊर्जा या आवृत्ति को बढ़ा देंगे तो वो प्रोटॉन ऊर्जा अवशोषित कर लेगा। अब है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण उस बंध के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो प्रोटॉन को प्रोटेक्ट भी ज़्यादा करेंगे, तो हमें ऊर्जा और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, यही मतलब है इस बात का। आगे बात करेंगे, एक परिभाषा है जो बहुत ही सरल है। देखो हमें अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा 1 नंबर का कि नाभिकीय परिरक्षण होता क्या है, तो बड़ी ही सरल शब्दों में परिभाषा है, आप लिख देना। अगर आपको पिछला समझ आया तो ठीक, वरना आप इससे समझ लेना कि परिभाषा क्या है कि जब किसी प्रोटॉन को हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि बाहर वाले का क्या करता है, विरोध करता है। इससे जो प्रोटॉन है उसका क्या होता है, परिरक्षण, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है ना, कि जैसे ही हम प्रोटॉन को बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन से प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि इस प्रोटॉन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, परिरक्षण प्रभाव। और एक और ये पॉइंट है कि जब प्रोटॉन का परिरक्षण इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है तो वह प्रोटॉन जो होगा ना वो उच्च चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, उच्च चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण, क्योंकि फिर निम्न में तो कर नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन बीच आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, उच्च चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करेगा। आई होप फ्रेंड्स मैं आपको इजी से समझा पा रही हूँ। आगे एक और हम डायग्राम देख लेंगे, ये हमारा बुक का डायग्राम है। अगर आप ये डायग्राम बना देते हो बड़े वाले क्वेश्चन में तो आपको इसके बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये डायग्राम देख लो आप कि देखो ये बता रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से है, ये अंदर वाला क्या है, प्रोटॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन से ये क्या बन गई, ये लेयर बन गई। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस डायग्राम का। चलो आगे। तो फ्रेंड्स हमने नाभिकीय परिरक्षण तो पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, विपरिरक्षण। देखो परिरक्षण का उल्टा ही विपरिरक्षण है, जो हमने परिरक्षण में पढ़ा उसका आप उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, विपरिरक्षण। अब आप परिभाषा देख लो कि यदि इलेक्ट्रॉन के संचरण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में काम करें
तो प्रोटॉन सामान्य से अधिक चुंबकीय क्षेत्र महसूस करेगा, जिससे ऊर्जा का अवशोषण निम्न क्षेत्र में होगा। कुछ पल्ले पड़ा? देखो मैंने आपको बताया था ना, जस्ट उल्टा कर दो। उसमें तो क्या बोल रहे थे कि जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है ना वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है, जबकि इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों की दिशा सेम ही है। तो जो प्रोटॉन होगा ना वो बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र महसूस करेगा, क्योंकि एक तो बाहर वाले का भी कर रहा है और एक अपने खुद का भी कर रहा है। ठीक है, तो जो ऊर्जा का अवशोषण करेगा ना वो प्रोटॉन वो निम्न क्षेत्र में ही कर लेगा। हमें ऊर्जा बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होगी और उसे हम क्या बोलेंगे? विपरिरक्षण। फ्रेंड्स, आप ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये देखकर घबरा मत जाना। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी 3 यूनिट है ना, वसा वाली को छोड़कर कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल और है विषम चक्रीय यौगिक, इतनी हार्ड है पूछो ही मत और इतनी लेंथी है। अगर हम सबसे ईजीएस्ट यूनिट की बात करें ना ऑर्गेनिक में तो यही है। 1-2 बार पढ़ोगे तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगी। आगे ये और एक और डेफिनेशन देख लो, अगर आपको वो ऊपर वाली समझ नहीं आई तो, कि प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का घनत्व अगर कम हो जाता है तो जो ये प्रोटॉन होगा ना वो कम चुंबकीय क्षेत्र में ही ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा, और इस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे? विपरिरक्षण प्रभाव। बड़ी ही इजी शब्दों में, इससे इजी तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलेगा। चलो आगे देखो। अब अगला पॉइंट क्या है कि किसी प्रोटॉन के चारों ओर तो उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है और किसी के चारों ओर क्या होता है? निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, जिससे क्या होता है? ऊर्जा के अवशोषण पर प्रभाव पड़ता है। देखो जिसके चारों ओर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा तो ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा तो ऊर्जा भी कम चाहिए होगी। अगर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व है तो क्या होगा? नाभिकीय परिरक्षण, और अगर निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व है तो क्या होगा? नाभिकीय विपरिरक्षण। अब बात करें अगर हम कि ऊर्जा का अवशोषण किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये आप रट लेना कि ऊर्जा का जो अवशोषण है वो 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला इलेक्ट्रॉन के घूर्णन पर और दूसरा निकटवर्ती प्रोटॉन पर। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम बात करें तो देखो CH3 CH2 Br ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। तो ये जो अणु है ना इनकी जो ऊर्जा का अवशोषण है वो निकटवर्ती है। जैसे कि इस अणु के अगर हम NMR की बात करेंगे तो ये इस पर भी निर्भर करेगा। देखो ये एथिल ब्रोमाइड है, बाकी सब यौगिक है, उन पर हम चर्चा लास्ट में करेंगे कि उनके NMR स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं, विपाटन कितना होता है। ठीक है, अभी बस आप ये 2 कारक याद रखना। नेक्स्ट है रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल शिफ्ट होती क्या है या रासायनिक विस्थापन क्या होता है। तो देखो बड़ी ही सिंपल परिभाषा कि प्रोटॉन के परिरक्षण से या विपरिरक्षण से जो NMR संकेत है उसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रासायनिक विस्थापन। देखो प्रोटॉन का परिरक्षण हुआ या विपरिरक्षण हुआ, उससे NMR संकेत जो है ना उसके स्थान में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? रासायनिक विस्थापन। इलेक्ट्रॉनों के रासायनिक बंध के कारण या तो अवशोषण उच्च क्षेत्र में होगा या फिर कहाँ होगा? निम्न क्षेत्र में। अब देखो आगे अगला पॉइंट है कि यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में है तो प्रोटॉन क्या होगा? परिरक्षण। ये क्या बोल रहा है कि उत्पन्न हुआ प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र अगर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के एकदम विपरीत दिशा में है तो प्रोटॉनों का परिरक्षण होगा और जो NMR है वो उच्च क्षेत्र में प्राप्त होगा, और यही उसका उल्टा अगर एक ही दिशा में है दोनों तो प्रोटॉनों का विपरिरक्षण होगा और NMR संकेत निम्न क्षेत्र में विस्थापित होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे है कि जो रासायनिक विस्थापन है ना केमिकल शिफ्ट, उसको सामान्यतः TMS के सापेक्ष, TMS क्या है? एक यौगिक है जिसके बारे में हम कल डिटेल से बात करेंगे, उसके सापेक्ष या तो आवृत्ति में या साइकिल पर सेकंड में व्यक्त किया जाता है। और रासायनिक विस्थापन को डेल्टा इकाई, डेल्टा कौन सा? मुझे थोड़ी फिजिक्स कम ही आती है। ये डेल्टा होता है ना
उस इकाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यही एंड होता है। कल मिलेंगे हम, और कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, टीएमएस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें,